औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था 1 घंटे का, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने देखा तो ये माइक जो है वो ऑफ था, तो उसमें बिल्कुल भी आवाज़ आ नहीं रही थी। सो खैर ये दूसरी बार मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस आपको पता है कि क्या होता है। सेप्सिस जब हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस को हम सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। और एसेप्सिस का मतलब होता है उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस, यानी कि ये जो ए होता है ये ए या एन किसी भी चीज के साथ लग जाए तो वो नेक्स्ट वर्ड को एब्सेंट कर देता है ठीक है। तो सेप्सिस का मतलब होता है किसी इन्वायरमेंट में, किसी ह्यूमन बॉडी में, किसी सरफेस पे, किसी भी इन्वायरमेंट में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्सिस। जब उनको एब्सेंट कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं एसेप्सिस। तो इसी एसेप्सिस के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। एसेप्सिस क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सर्जिकल और मेडिकल एसेप्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर इनके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इन्फेक्शन चेन हमारे पास जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं और कंट्रोल और इनकी प्रिवेंशन हम क्या करते हैं और फिर WHO के अकॉर्डिंग जो 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन होती है वो हम कब कब करते हैं। तो इस जो चैप्टर में हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, इनके दरमियान आपने डिफरेंस को समझना है। और ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्फेक्शन चेन, ठीक है। ये इन्फेक्शन चेन हमारे पास क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके होते हैं, वन बाय वन कंपोनेंट्स हम इसके डिस्कस करेंगे और फिर उन कंपोनेंट्स को कहाँ पे हम इन्फेक्शन चेन को ब्रेक कर सकते हैं और कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेप्सिस क्या होता है, जब हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट से, किसी सरफेस से, किसी ह्यूमन बॉडी से जब उनको एब्सेंट कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं एसेप्सिस, ठीक है। तो या हम जो है वो रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स ऑफ टू इररिड्यूसिबल नंबर, या उनके हमने इतना कम कर देते हैं उनके नंबर्स को कि अब वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स नहीं बचते, तो इसको भी हम एसेप्सिस के अंदर कंसीडर करते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा है कि तीसरा एक पॉइंट ये कि इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो पेशेंट के अराउंड इन्वायरमेंट है, सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट है, तो उस इन्वायरमेंट को हम जो है वो कंटेमिनेशन से फ्री करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस है उसको क्या नर्स का एज अ हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, नर्सेज हैं, उन नर्सेज का यहाँ पे क्या रोल है। सो नर्स एफर्ट्स टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स। जो एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं उनको अपनाकर जो इन्फेक्शन का रेट होता है, इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए नर्स जो है वो एफर्ट्स करते हैं और वो इसी एफर्ट्स को करके अब एसेप्टिक टेक्निक्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल वो अपना के इन्फेक्शन रेट को, इन्फेक्शन के ऑनसेट को और इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करता है। इसको हम कहते हैं नर्सिंग एफर्ट्स, ठीक है। तो हमारी मोस्टली नर्सिंग एफर्ट, क्योंकि हमारा जो नर्सिंग का मतलब है वो मतलब ही यही है कि हम पेशेंट की केयर करते हैं। तो पेशेंट की केयर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट करते हैं पेशेंट को, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक इज द एंड एफर्ट्स टू कीप द क्लाइंट एज फ्री फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सकता है हमने पेशेंट को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके सराउंडिंग को हमने इन्फेक्शन फ्री रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक होती है, हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस होता है और सर्जिकल एसेप्सिस होता है। बहुत ही आसान सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि जब माइक्रोब्स को आप फ्री कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर से, लेकिन उसमें कुछ माइक्रोब्स रह भी जाते हैं,
ठीक है, इसमें कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स नहीं होती, इसको हम जस्ट क्लीनिंग टेक्निक कहते हैं। जैसे आपने घर के अंदर कुछ वॉश कर दिया, टेबल को आपने वॉश कर दिया, आपने फिनॉल लिया और आपने उसको उससे जो है वो फर्नीचर को वॉश कर दिया, टेबल को वॉश कर दिया, तो दिस इज मेडिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस इज एडवांस्ड लेवल ऑफ मेडिकल एसेप्सिस। ठीक है, सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर क्या करते हैं कि स्टीराइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव माइक्रोब्स हों, चाहे वो एंडोस्पोरेडिक बैक्टीरियाज हों, वो किसी भी किस्म के वायरसेस हों, वो प्रोटोजोआ हों, फंजाई हों, कुछ भी हो, तो ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट मेडिकल एसेप्सिस को डिफाइन उन्होंने किया है कि वही बात है कि जब हम प्रिवेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ताकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ना जा सके, उसको हम मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। और दूसरी बात में उन्होंने कहा है कि हम उनके नंबर को कम कर देते हैं, या जो उनका स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम जो है वो रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब 1% से सेकंड पर्सन के अंदर कन्वर्ट या ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसके अलावा जो डेली हमारी जो रूटीन केयर होती है, जिसमें एक नर्स जो है वो बेसिक मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जो इन्फेक्शन चेन है उसको ब्रेक करता है। तो ये हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे वो डेली क्लाइंट की या जो उसका जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी लिनेंस जो उसकी बेडशीट्स होती हैं उनको जो है वो रिमूव करता है, चेंज करता है, हैंड वॉशिंग करता है, ठीक है, डेली। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन बैरियर्स होते हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करता है, बैरियर टेक्निक्स को अपनाता है। या इसके अलावा जो पेशेंट का जो रूटीन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग है वो करता है। तो ये सारे प्रोसीजर करके पेशेंट मेडिकल एसेप्सिस कर रहा है, ठीक है, सॉरी क्लाइंट नर्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम मेडिकल एसेप्सिस को इंश्योर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग आपने करनी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करनी है, और इसके जो 5 मूवमेंट्स हैं वो आगे हम चल के पढ़ेंगे कि कब कब आपने हैंड वॉशिंग लाजमी करनी है अकॉर्डिंग टू WHO। और इसके बाद जो आपके पीपीज हैं, ग्लव्स जिसमें आ जाता है गाउन, मास्क, फेस शील्ड, ग्लास वेयर्स आ जाते हैं, ये सारे जितने भी पीपीज होते हैं उनको आपने यूटिलाइज करना है पेशेंट को जाने से पहले। पेशेंट क्यों आपने पीपीज का इस्तेमाल क्यों करें, जैसे ये देखिए, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो इसने जो है वो पीपीज का इस्तेमाल किया हुआ है, इसने ये ग्लास वेयर्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहना हुआ है, ग्लव्स भी हैं, ये ऊपर इसने एक एंटायर सूट पहना हुआ है, ठीक है। और तो ये सारा क्यों पहना हुआ है इसने, क्योंकि जब ये एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है, वार्ड के अंदर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वहां पे जो पेशेंट है वो पेशेंट लेटा हुआ है, लेट्स सपोज, तो अब वो उस पेशेंट के पास जाता है तो वो पेशेंट कंटामिनेटेड है, ठीक है। तो अब उसकी कंटामिनेशन से, ये जो पेशेंट लेटा हुआ है इसकी कंटामिनेशन से इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फेक्शन ना पहुंच जाए, तो इस वजह से इसने जो है वो पीपीज का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। आप जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करें, उसको क्लीन करें, ताकि जो मेडिकल एसेप्सिस का प्रोसीजर है उसको एनहांस किया जाए। इसके अलावा हैंडलिंग लिनेन इन वे दैट प्रिवेंट जर्म फ्रॉम स्प्रेडिंग। जो पेशेंट की जो चादर होती है, जो बेडशीट होती है, उसको आपने सेफली हैंडल करना होता है। वैसे जो WHO के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइड जो उसके आउटलाइंस हैं उसमें यह है कि आपने हर शिफ्ट में, यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, तो उसके अंदर आपने एटलीस्ट 1 डे में 2 बार आपने जो लिनेन होती है उसको चेंज करना होता है। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन इसको डेली बेसिस पे चेंज की जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल तो आपको पता है। इसके बाद हमारे पास सर्जिकल एसेप्सिस होते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस क्या डिफरेंस हुआ जी, सर्जिकल एसेप्सिस वो मेडिकल प्रोसीजर, वो एसेप्टिक टेक्निक जिसके अंदर हम पेशेंट को मुकम्मल तौर पे या एनवायरनमेंट को मुकम्मल तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, तो हम जो है वो प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। हमने एनवायरनमेंट से पेशेंट को जो है वो जो माइक्रोब्स है उनकी स्प्रेड को बचाना है, वो स्टीराइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एरिया है, उसको हम बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टीराइल रखते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज, ये जिन्होंने आगे एक एग्जांपल दी हुई है, ये ओटी के अंदर एक पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है,
तो अब ये जितना भी सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, ये चाहे बेड है, ये इसका सराउंडिंग डिवाइसेस हैं, या जो पेशेंट के अराउंड जो एरिया है, एक्सपोज एरिया, उसके अंदर ये स्टीराइल टेक्निक्स अपनाई गई हैं, सर्जिकल एसेप्सिस वहां पे मेंटेन की गई है, ताकि किसी भी किस्म से पेशेंट के अंदर ये जो वाउंड इसका ओपन हुआ है, इसके अंदर पेशेंट का जो माइक्रोब्स हैं वो एंट्री ना कर लें। नेक्स्ट, दीज टेक्निक्स कैन बी प्रैक्टिस बाय नर्स इन ओआर, ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं, जैसे कि हमने पीछे पिक्चर में देखा, जहां पे सर्जिकल इंसिजन लगाए जाते हैं, और या हम आईवी लगाते हैं, या यूरिनरी कैथेटर पास करते हैं, या कोई वाउंड है तो उस वाउंड पे हम स्टीराइल ड्रेसिंग करते हैं। तो इन सारी जगहों पे हमारा जो एरिया है वो भी स्टीराइल होना चाहिए, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी स्टीराइल होने चाहिए, और जो प्रोसीजर है वो एक स्टीराइल कंडीशन के अंदर, स्टीराइल अप्रोच के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इन सर्जिकल एसेप्सिस एरिया और ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर्ड कंटामिनेटेड इफ टच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्टीराइल। देखें, अगर आप एक स्टीराइल आपके पास कोई चीज है, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने एग्जांपल आगे दी हुई है एक ग्लव्स की, ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स की, या इंस्ट्रूमेंट की, स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट की। लेट्स सपोज हम इसको ऐसा समझते हैं, एक ये किडनी ट्रे है, लेट्स सपोज, ठीक है, किडनी ट्रे है, और इसके अंदर हमारे पास एक सर्जिकल ब्लेड पड़ा हुआ है। अब ये सर्जिकल ब्लेड स्टीराइल है, ठीक है, लेकिन किसी वजह से ये सर्जिकल ब्लेड नीचे गिर जाता है जमीन पे, तो अब इस सर्जिकल ब्लेड को स्टीराइल कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको सर्जिकल ब्लेड्स को बदलना होगा, चेंज करना होगा। सेम लाइक दैट, अगर एक पर्सन, एक नर्स है, और वो जो है वो सर्जिकल ग्लव्स के साथ वो जो है वो पेशेंट को हैंडल कर रहा है, ठीक है, अब उसके सर्जिकल ग्लव्स में कोई ब्रेक आ जाता है, ठीक है, उसका जो ग्लव्स है, जो उसका सर्जिकल ग्लव्स है वो टूट जाता है, उसमें टीयर आ जाता है, तो अब इस सर्जिकल ग्लव्स को स्टीराइल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सर्जिकल एसेप्सिस है, सर्जिकल एसेप्सिस का जो मेन फोकस होता है वो कंप्लीटली आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपका पेशेंट है, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स रखा जाता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज हियर। इन्फेक्शन की जो चेन होती है उसको स्टडी करना। देखिए, सिंपली इस ग्राफ की मदद से हम समझते हैं कि ये इन्फेक्शन चेन क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शस एजेंट। इन्फेक्शन चेन होती क्या है बेसिकली? इन्फेक्शन चेन का मतलब, जैसे आप चेन होती है ना, एक कड़ी होती है, वो दूसरी कड़ी के साथ मिलती है, तीसरी के साथ मिलती है, चौथी के साथ मिलती है, तो वो एक चेन बना देती है। सेम लाइक दैट, कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो अपना इन्फेक्शन ट्रांसफर करता है किसी दूसरे पर्सन के अंदर, ठीक है, अब वो जो दूसरा पर्सन है वो ट्रांसफर करता है किसी तीसरे पर्सन के अंदर, तो ये इस तरह एक चेन चलती जाती है, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी वन पर्सन से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हुई, दूसरे से तीसरे के अंदर इन्फेक्शन गया, तीसरे से चौथे के अंदर इन्फेक्शन गया, तो इस तरह ये जो इन्फेक्शन की चेन है, इसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन की चेन को, चेन चलने के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो ये 6 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोआ, फंगस, कुछ भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेन है, और वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इन्फेक्शियस एजेंट। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जाहिर सी बात है वो कहीं रह रहा है, वो या सॉइल के अंदर रह रहा है, वाटर के अंदर रह रहा है, फूड के अंदर रह रहा है, ह्यूमन बॉडीज के अंदर रह रहा है, या किसी एनिमल बॉडीज के अंदर रह रहा है, तो जहां पे वो रह रहा है उसको हम कहते हैं रेजरवायर, ठीक है। अब वो जो रेजरवायर है, वहां से उसका एक पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, ठीक है। वो जो रेजरवायर है, लेट्स सपोज वो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से वो अब एग्जिट करेगा। अब कैसे एग्जिट कर रहा है? वो वॉमिटिंग के थ्रू एग्जिट कर रहा है, वो ब्लड के थ्रू एग्जिट कर रहा है, वो फीसेस के थ्रू एग्जिट कर रहा है, वो यूरिन के थ्रू एग्जिट कर रहा है, तो वो जो उसका होगा वो पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा, यानी कि वो जो इन्फेक्शन एजेंट है वो कहां से बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? यानी कि ये एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये कंटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो किस एक्टिविटी से ये ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि एंट्री ऑफ, पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां से एंटर हो रहा है? उसके ब्लड के थ्रू एंटर हो रहा है, उसके माउथ के थ्रू एंटर हो रहा है, उसकी रिस्पायरेशन के थ्रू एंटर हो रहा है, उसके जीआईटी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके जो जेनिटल एरिया है वहां से इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहां से इंट्रोड्यूस हो रहा है?
स्किन में ब्रेक पड़ गया है, लीजन हो गया, स्कार पड़ गया है या कोई बाउंड हो गया है तो उसके थ्रू एंटर हो रहा है। तो इस सब को हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर वो माइक्रोब कैसे एंटर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, उसको हम कहते हैं ससेप्टेबल होस्ट, यानी कि वो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको ये डिजीज हो चुकी है, अब दिस पर्सन आर ससेप्टेबल होस्ट, अब इसके अंदर डिजीज प्रोसेस चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप इमेज के थ्रू समझें। ठीक है, लेट्स सपोज जो फर्स्ट जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस है, पैरासाइट है, कुछ भी है, ये क्या है, ये हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट है। वेयर जर्म लिव्स, अब जाहिर सी बात है कहाँ कहीं पे तो वो रह रहे हैं ना, या वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह रहे हैं, वो सॉइल के अंदर रह रहे हैं, वो वाटर के अंदर रह रहे हैं, फूड के अंदर रह रहे हैं, जहां पे भी रह रहे हैं वो उसके रेजरवायर हो गया। ठीक है, अब हाउ जर्म गेट आउट, अब उस सॉइल से, उस ह्यूमन बॉडी से कहां से वो निकल रहा है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर है तो वो उसके माउथ से बाहर निकल रहा है, उसके जो है वो फीसेस से बाहर निकल रहा है, या उसके जो यूरिन है वहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। फिर वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका होगा नेक्स्ट पर्सन के साथ, वो किस तरह जा रहा है, वो कंटेक्ट के थ्रू जा रहा है, वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब वो जो नेक्स्ट पर्सन है उसके बॉडी के अंदर कैसे एंटर हो रहा है। ठीक है, वो माउथ के थ्रू एंटर हो रहा है, वो उसकी कुछ स्किन में कट लग गया है वहां से एंटर हो रहा है, उसकी आईज एरियाज के अंदर एंटर हो रहा है, उसके ईयर से एंटर हो रहा है, उसके एनल एरिया से एंटर हो रहा है, कहां से एंटर हो रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं कि पोर्टल ऑफ एंट्री, जो नेक्स्ट पर्सन की जो बॉडी ओपनिंग होती है वहां पे ये एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन होता है ससेप्टेबल होस्ट होता है, जिस पर्सन के अंदर ये चला गया है ये इन्फेक्शन, तो उसको हम कहते हैं ससेप्टेबल होस्ट। वन बाय वन हम इनको आगे डिस्कस करते हैं। जिस तरह ये इन्फेक्शंस एजेंट हैं, देखें ये डिफरेंट किस्म की आपको बताए गए हैं एक इमोजीज के थ्रू। अब लेट्स सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, कुछ भी हैं, तो इनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज है, देयर पोटेंसी। देखिए पोटेंसी का क्या मतलब होता है, पोटेंसी का मतलब होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तादाद में कम हो लेकिन वो डिजीज कॉज करने में ज्यादा हो। लेट्स सपोज हम इनकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जिस तरह ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे 4 या 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तादाद में 5 है, और लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तादाद में 2 हैं। लेकिन जब ये दोनों ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये सीवियर किस्म की डिजीज काज करते हैं। लेकिन ये जो 5 हैं ये एक ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो डिजीज काज करते हैं, लेकिन इन जितनी डिजीज नहीं काज कर सकते। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज्यादा पोटेंट हैं, इनकी पोटेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज इन्फेक्शियस एजेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है। फिर रेजरवायर, रेजरवायर कुछ भी रेजरवायर हो सकता है, वो ह्यूमन बॉडीज हो सकती हैं, वो सॉइल हो सकता है। अब दो किस्म के रेजरवायर हैं। ठीक है, हमारे पास एक एन एनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक एनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स हैं। एनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो एनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइक सॉइल है, वाटर है, फूड है, फिशेज है, आईवी फ्लूइड्स है, इक्विपमेंट्स है। तो दीज आर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स भी रेजरवायर का काम कर सकते हैं, एनिमेट ऑब्जेक्ट भी रेजरवायर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजरवायर बेसिकली होता क्या है, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट अपने अंदर लेकर चलता है, और इस रेजरवायर के अंदर वो जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो लिव भी करता है और साथ में खुद को मल्टीप्लाई भी करता है। देन पोर्टल ऑफ एंट्री एग्जिट आ जाता है, सॉरी, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन चला गया। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है, वो रेजरवायर का काम कर रही है। ठीक है, एज अ रेजरवायर का काम कर रही है। तो जो तीसरा स्टेप है पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि इन्फेक्शन चेन को बनाने के लिए जो तीसरा स्टेप है पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि इस रेजरवायर से वो बैक्टीरिया कैसे बाहर निकलेगा। वो इसके नोज के थ्रू बाहर निकल रहा है, इसके आई के टीयरिंग के थ्रू निकल रहा है, इसके माउथ के थ्रू निकल रहा है, या इसके स्किन में कोई ऐसे ब्रेक पड़ गया, कोई वाउंड हो गया तो ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल रहा है, या वो लाइक फीमेल है तो उनकी वेजाइनल स्क्रीशंस के थ्रू निकल रहा है बाहर।
अगर मेल है तो उसके सीमन के थ्रू बाहर निकल रहा है। सेक्सुअली जो ये एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मोस्टली वो इन रूट से होती हैं, या उसके एनल एरिया से जो है वो फीसेस के थ्रू निकल रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। कौन सा पोर्टल ऑफ एग्जिट है? इसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि वो रेजरवायर से किस तरह बाहर निकलता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो किस तरह ट्रांसफर हो रहा है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, जैसे अब ये आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। ये एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया तो अपना इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट जिस तरह ये आप देख रहे हैं, एक पर्सन है, वो दूसरा पर्सन उससे दूर है, ठीक है। ये यहाँ पे स्नीज कर रहा है, स्नीज कर रहा है तो उसकी जो स्नीज है वो इस कपड़े पे जा रही है, वो इस ऑब्जेक्ट्स पे जा रही है, ये जो दूध के गिलास वगैरह पड़े हुए हैं। अब ये हेल्दी पर्सन आता है और वो इन ग्लासेस को उठाता है, इन कपड़ों को उठाता है, तो अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन था, इसके थ्रू, इन कपड़ों के थ्रू, इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इस पर्सन तक इनडायरेक्टली वो डिजीज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो गया है। एक तीसरी हमारे पास है ड्रॉपलेट। जिस तरह ये पर्सन स्नीज कर रहा है तो बाय द एयर डायरेक्ट वो इस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और वो उसको इनहेल करता है, तो वो हमारे पास कांटेक्ट ट्रांसमिशन है। तो कांटेक्ट ट्रांसमिशन तीन तरीकों से हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ड्रॉपलेट। वेक्टर बोर्न, जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल और मैकेनिकल आ जाते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जिस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन कैरी कर रहे हैं, कोई एनिमल है वो ह्यूमन के अंदर कैरी कर रहे हैं, या एनिमल जो ह्यूमन है वो एनिमल के अंदर कैरी कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर, जो कि लिविंग थिंग के अंदर ट्रांसफर करती हैं। एक होता है मैकेनिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो वेक्टर जो कि नॉन लिविंग है लेकिन वो लिविंग थिंग के अंदर डिजीज को कैरी कर रहा है। फिर एयर बर्न होते हैं। एयर बर्न कौन से होते हैं? वो जो एयर के अंदर ट्रैप होते हैं, और वो जब एक पर्सन, लेट्स सपोज ये एक पर्सन है तो इसने स्नीज किया तो एयर एनवायरनमेंट के अंदर वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब ये जो हेल्दी पर्सन है वो इन एयर ड्रॉपलेट्स को ये जो एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं इनको इनहेल करता है, तो ये जो डिजीज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट, कॉमन व्हीकल्स। कॉमन व्हीकल का मतलब होता है कि वो ट्रांसपोर्ट्स, वो रेजरवायर जो कि सबब बनते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कन्वर्ट होने का, डिजीज ट्रांसफर करने का। जिस तरह आगे इन्होंने बताया कि एयर बर्न ट्रांसमिशन है, ठीक है। ये एयर बर्न ट्रांसमिशन है जो कि एयर बर्न के थ्रू होता है, यानी कि देन हमारे पास कंटेक्ट या किसी फीसेस के साथ कंटेक्ट में आता है, बॉडी फ्लूइड के साथ कंटेक्ट में आता है, तो वहाँ से ये ट्रांसफर होता है। थर्ड में हमारे पास जो है वो कंटामिनेटेड वाटर है। अगर किसी पर्सन के साथ एक कंटामिनेटेड वाटर वो यूज़ कर रहा है तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। या कोई ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है और वो ब्लड का टिश्यू या टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड है, कहीं से भी फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड दूसरे बॉडी के अंदर कंटामिनेट होता है, उसके कंटेक्ट में जाता है, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री आती है। पोर्टल ऑफ एंट्री का क्या मतलब है कि अब वहां से एक पर्सन के अंदर से एक इन्फेक्शियस एजेंट था, वो बाहर निकला, रेजरवायर के अंदर गया, रेजरवायर के थ्रू वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ, उसका हुआ, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। अब जो फिफ्थ नंबर पे है पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि वो एक नेक्स्ट हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह एंट्री करेगा, वो बॉडी ओपनिंग के थ्रू करेगा, ठीक है। जिस तरह वो जिन ओपनिंग्स के थ्रू वो निकल रहा था, उन्हीं ओपनिंग के थ्रू वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है। लेट्स सपोज वो बॉडी के ईयर के अंदर से ट्रांसफर हुआ, बॉडी की स्किन पे वाउंड हुआ, स्कार लगा, लीजन पड़ा, वहां वाउंड के थ्रू एंटर हुआ, वो मदर से बच्चे के अंदर थ्रू प्लीसेंटा ट्रांसफर हुआ, वो एनल रूट से जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, विजाइनल रूट से, जिस तरह ये एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसफर होती है। इस तरह जो यूरेथ्रल, यानी कि जो जहाँ से यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से, वहाँ उस ओपनिंग से डिजीज इंट्रोड्यूस हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है। मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, अगर हो सकता है इंट्रोड्यूस हो सकता है, माउथ से, नोज से, आई से, कहीं से भी बॉडी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहां से ये माइक्रोब जो पिछले इन्फेक्टेड पर्सन को था वो न्यू पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर इंसर्ट या इंस्टॉल हो सकता है। सो दिस इज पोर्टल ऑफ एंट्री। एंड द लास्ट वन इज द ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है? अब एक बंदे से जो इन्फेक्शियस एजेंट निकला था वो रेजरवायर में गया, रेजरवायर के थ्रू एग्जिट हुआ, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसकी हुई, फिर उसकी मोड ऑफ एंट्री हुई, एंड जिस पर्सन के अंदर वो मोड ऑफ एंट्री हो गई दैट पर्सन विल बी ससेप्टेबल होस्ट।
अब जिस तरह लेट्स सपोज ये बच्चा है, अब इस बच्चे के अंदर माइक्रोब एंटर हो गया है, अब दिस पर्सन इज ससेप्टेबल होस्ट, ये ससेप्टेबल होस्ट कहलाएगा और इसके अंदर ये डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो ससेप्टेबल होस्ट सम one at risk of infection. Infection does not occur automatically when the pathogen enter to the body. अच्छा, यहाँ पे एक बात बताई गई है कि बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है तो डायरेक्ट डिजीज कॉज नहीं करता, बल्कि उसको कुछ बैरियर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको नेचुरल बैरियर की एक टर्म दिखाई गई है। ठीक है, नेचुरल बैरियर। अब क्या होता है कि स्लाइड का क्या मतलब है, स्लाइड में ये कहा जा रहा है एक पर्सन है, उसको पांचों जितने भी पीछे हमने स्टेप बढ़े वो सारे स्टेप हो गए। अब एक पर्सन के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर गया है, लेकिन अगर उस नेक्स्ट पर्सन का जो हेल्दी पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इंप्रूव्ड है, तो अब वो पर्सन डिजीज नहीं उसको होगी। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अब जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, डिजीज के रिस्क फैक्टर उतने कम हो जाएंगे। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं या जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है। बच्चों के अंदर तो इमेच्योर इम्यून सिस्टम होता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डर पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो दोनों इन बच्चों के अंदर और ओल्डर पेशेंट्स के अंदर जो इन्फेक्शन रेट होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब इम्यूनिटी वीक है तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो बैरियर का लफ्ज आपको दिख रहा है, बैरियर हमारे पास जो बॉडी के अंदर बैरियर होते हैं जिनको हम लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। आपका जो आई थिंक सो 6 या 8 या 7-8 चैप्टर है जिसमें आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास होती है उस वो क्या होती है और उसको हम वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक सरसरी सा इमेज दे देता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे आप ये ह्यूमन की स्किन देख रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ह्यूमन की ये जो म्यूकोजल लाइनिंग देख रहे हैं, ये रिस्पायरेटरी लाइनिंग है, जीआईटी लाइनिंग है, यूरिनरी लाइनिंग है, इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। यानी कि कोई भी माइक्रोब है वो बॉडी के अंदर इंटर अगर करेगा तो उसको पहले ये बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेता है, देन उसका कंटेक्ट होगा ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर वो शामिल होगा। ठीक है, ब्लड के अंदर जब वो जाएगा तो वहां पे मैक्रोफेजेस होंगे, फैगोसाइट्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, डिफरेंट किस्म के बॉडी के सेल्स होंगे, इम्यून सेल्स होंगे, वो उसको किल कर देंगे वहां पे। अगर एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर लेता है, जब वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेगा तो उसका देन जो है वो फेस होगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या होती है? जो इम्यूनिटी होती है, चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है जो एंटीबॉडीज बॉडी बनाती है, बी लिम्फोसाइट्स, और उसके थ्रू उसको किल किया जाता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट सेल किलिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से भी वो माइक्रोब बच जाता है और वो इम्यून सिस्टम को डिफीट कर देता है, तो वो उस पर्सन के अंदर डिजीज काज कर देता है। तो ये इस स्लाइड का मतलब है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो जितना आ, ताकतवर होता है, जितना स्ट्रांग होता है, उतना डिजीज के रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो इन्फेक्शन चेन जो आपने पढ़ी है, जो अब इन्फेक्शन चेन का एक सरसरी सा एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज जो इस तरह हम मलेरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मलेरिया की, अब मलेरिया है, अब मलेरिया क्या है बेसिकली, ये हमारे पास कौन काज करता है मलेरिया? एक हमारे पास प्रोटोजोआ है, पैरासाइट। ठीक है, प्रोटोजोआ। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ये जो काजेटिव एजेंट है, ये मलेरिया काज करता है। काजेटिव एजेंट क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैरी कौन करता है? एक फीमेल मॉस्किटो होती है जो इसको कैरी करती है। अब इसका रेजरवायर क्या हो गया? मॉस्किटो। अब क्या करेगी ये मॉस्किटो? ये जाएगी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, बाइट करेगी, ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगी, तो इसका जो पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो इस मॉस्किटो से कैसे बाहर निकलेगा? इसके सलाइवा के थ्रू। जाहिर सी बात, उसको बाइट करेगी तो अपने सलाइवा से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर छोड़ देगी, प्लाज्मोडियम को अंदर छोड़ देगी। तो जो हमारे पास पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ वो क्या हुआ? इसका सलाइवा हो गया। 3 फेजेस हमारे पास हो गए। चौथा फेज वो कैसे जा रहा है? वो एयर के अंदर से जा रहा है,
वो डायरेक्ट कंटेक्ट के साथ जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो जाहिर सी बात है जब उसको बाइट कर रहा है तो कंटेक्ट के थ्रू उसको जा रहा है, तो चौथा हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या हो गया? कंटेक्ट के थ्रू हो गया। और जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ एंट्री, जो नेक्स्ट हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो कैसे जा रहा है? तो जाहिर सी बात है ब्लड के थ्रू जा रहा है, ठीक है, उसने ब्लड में उसको स्किन स्किन को ब्रेक किया, बाइट किया, और ब्लड के थ्रू वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा है। और वो जो प्लाज्मोडियम था, अब वो जो छठे नंबर पे जो ससेप्टेबल होस्ट है, वो जिस पर्सन को उसने बाइट किया, वो बंदा अब छठे नंबर पे ससेप्टेबल होस्ट है। सो मॉस्किटो है वो रेजरवायर है, प्लाज्मोडियम उसने उसको इन्फेक्शन एजेंट था जिसको उसने रेजरवायर किया हुआ था। अब उसके एग्जिट पॉट क्या था? मॉस्किटो से वो कैसे बाहर निकल रहा था? वो उसका जो पोर्टल ऑफ एग्जिट था वो स्लाइवा था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटेक्ट के थ्रू, दोनों आपस में कंटेक्ट में है तो वहां से ट्रांसफर हुआ। और लास्ट में जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे इंटर हुआ हेल्दी पर्सन के अंदर? थ्रू बाइट और थ्रू कंटेक्ट, या उसके ब्लड के अंदर वो शामिल हुआ, और लास्ट में जो ह्यूमन पर्सन था वही उसका ससेप्टेबल हो गया। अब इन जो इन्फेक्शन चेन हमने पढ़ी है, इन इन्फेक्शन चेन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम इस इन्फेक्शन चेन को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो। सबसे पहले रेजरवायर, रेजरवायर आपको पता है क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसके अंदर वो माइक्रो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसको हम रेजरवायर कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि उस रेजरवायर को प्रिवेंट करना है कि उसके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर ना हो। तो क्या क्या इंटरवेंशन करनी है? एज अ नर्स आपने पेशेंट की खुद भी फ्रीक्वेंट हाइजीन करनी है, हैंड हाइजीन करनी है, और पेशेंट को भी आपने काउंसल करना है। इसके साथ आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, खुद भी यूज करने हैं, पेशेंट को भी देने हैं। और इसके साथ आपने यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जितने भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, हर प्रोटोकॉल आपने इस्तेमाल करना है हर प्रोसीजर के लिए। आइसोलेशन टेक्निक, अगर किसी पेशेंट को आइसोलेशन की नीड है तो आपने उसको आइसोलेट कर देना है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, जो तीसरे नंबर पे हमारे पास पोर्टल ऑफ एग्जिट था कि वो एक रेजरवायर से कैसे बाहर निकलता है, तो स्क्रीशंस के थ्रू बाहर निकल सकता है, फीसेस के थ्रू बाहर निकल सकता है, ब्लड, यूरिन, स्पूटम, इन चीज़ों से एक रेजरवायर से जो इन्फेक्शंस एजेंट है वो बाहर निकल सकता है। तो आपने इसकी कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है कि ये जो इसकी कंटामिनेशन है वो दूसरे पेशेंट के अंदर वो कंटामिनेट ना हो। तो वही सारे प्रोसीजर आपने करने हैं, हैंड हाइजीन का ख्याल करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को आपने जो है वो मेंटेन करना है, नीडल रिकैप आपने प्रिवेंट करना है। क्यों? देखिए नीडल, हमारे जो नर्सिंग सोसाइटी है, नर्सिंग कम्युनिटी है, इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन जो एक चीज़ है वो ये है कि नीडल स्टिक इंजरी पेशेंट को हो जाती है, सॉरी पेशेंट को नहीं, हम नर्सेज को। क्यों हो जाती है? कि जब हम लेट्स सपोज हमने ये एक सिरिंज है और ये हमने एक पेशेंट को लगा दी, अब जब हमने इंजेक्ट की, वापस बाहर निकाली, तो हो सकता है इस पेशेंट का जो ब्लड था वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव था, एचआईवी पॉजिटिव था, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन पॉजिटिव था। अब वो जो सिरिंज हमने बाहर निकाली, ब्लड लेट्स सपोज हमने कलेक्ट किया और बाहर निकाला, तो अब हम उस नीडल को रिकैप कर रहे हैं। तो उसको अगर लेट्स सपोज ब्लड आपने लिया है, उसकी एक स्पीशीज ली है, स्पेसिमेन लिया है ताकि उसको कल्चर के लिए भेजे, तो उसके लिए तो आपको नीडल रिकैप करनी पड़ेगी ना। तो नीडल रिकैप जब आप करेंगे तो उसको बहुत ही केयर के साथ करनी है, क्योंकि जब हम नीडल को रिकैप कर रहे होते हैं, सिरिंज के ऊपर नीडल लगा रहे होते हैं, तो वो जो नीडल होती है वो सम टाइम हमारे हाथों में लग जाती है, इसको हम कहते हैं नीडल स्टिक इंजरी। और हॉस्पिटल के अंदर अबाउट वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल डेटा कलेक्ट किया गया था 2014 का, सॉरी 24 का था या 25 का था, उसमें जो नर्सेज हैं वो 70% जो हमारे नर्सेज हैं वो नीडल स्टिक इंजरी का शिकार है। और उनमें से जो हमारे 25% जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है हमारे जो नर्सेज कम्युनिटी को, वो पेशेंट्स के थ्रू होते हैं इसी नीडल स्टिक इंजरी की वजह से। सो इसका आपने बहुत ख्याल करना होता है। अगर आपने जस्ट इंजेक्शन लगा दिया तो WHO के अकॉर्डिंग आपने नीडल रिकैप नहीं करनी होती, उसको आपने डेंजर बॉक्स में जस्ट जाकर ड्रेन कर देना होता है। क्योंकि आप जब नीडल रिकैप करते हैं तो उसके थ्रू फिर नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन जो आपके जो शार्प इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आप करेक्टली हैंडल करें, जिस तरह ये नीडल हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गया, इस तरह के जो शार्प इक्विपमेंट्स हैं
ताकि आपको ये कट ना लगे। इसके अलावा आप कंटेमिनेटेड मटेरियल, ये जो कंटेमिनेटेड मटेरियल्स होते हैं, इनको आपने प्रॉपर डिस्पोज करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, और आपने ये सेफ्टी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसफर है। ठीक है। अब एक पर्सन के अंदर से रेजरवायर से लेट्स सपोज वो निकल गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट उसका हो गया। अब हम तीसरे नंबर पे इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसफर जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसको हम यहां से ब्रेक कर दें तो तब भी हम इन्फेक्शन चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, जो कंटामिनेटेड हैंड है हमारे, हो सकता है वहां से ट्रांसफर हो रही हो सकता है जो कंटामिनेटेड फूड है वहां से ट्रांसफर हो रही हो सकता है जो मेडिकल सप्लाईज हैं वहां से ट्रांसफर हो सकता हो। तो हमने उन जो कंटामिनेटेड चीजें हैं हमारी, उनको हम वहां पे रोक सकते हैं ताकि इन्फेक्शन चेन प्रिवेंट रह सके। उसी के लिए भी आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना है, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना है, और आपने रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। फूड को रेफ्रिजरेट कर देना है ताकि वहां पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उसको हम जो है वो स्टॉप कर सके। डिसइंफेक्ट करना होता है, क्योंकि सम चीजें ऐसी होती है ना हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर के, उनको आप फेंक नहीं सकते। लेट्स सपोज जो डिस्पोजेबल थिंग्स होती है उनको तो आप वंस यूज करते हैं, लेकिन लेट्स सपोज कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, सर्जिकल लेट्स सपोज सीजर है, टूथ फॉर्सेप है, कुछ भी है, नीडल होल्डर है, तो अब उसको तो आप फेंक नहीं सकते ना, उसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं। तो जब एक पेशेंट को आपने वो लगाए, उसके साथ आपने पेशेंट के साथ यूज किए, तो अब वो इन्फेक्टेड हो गए, कंटेमिनेटेड हो गए। अब अगर डिसइंफेक्शन किए बगैर आप उस दूसरे पेशेंट को वही इक्विपमेंट्स लगाते हैं, तो इन्फेक्शन चेन जो है वो इस तरह चलेगी और पेशेंट से पेशेंट को इन्फेक्शन चला जाएगा। सो इस वजह से हमने उसको डिसइंफेक्ट करना है ताकि इन्फेक्शन चेन को हमने ब्रेक करनी है। अगर कोई डिस्पोजेबल है तो उसको हमने प्रॉपर डिस्पोज करना है। देन सर्जिकल एसेप्सिस का हमने ख्याल करना है। सर्जिकल एसेप्सिस क्या है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइसोलेटेड टेक्निक्स अगर जरूरत है तो उसको हम कर सकते हैं और पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास एंट्रेंस होती है, पोर्टल ऑफ एंट्री होती है। ठीक है। वो माउथ के थ्रू हो सकती है, या स्किन ब्रेक हुई है तो वहां से हो सकती है, या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो हमारी है वहां से ये एंटर हो सकती है। तो उसको हम किस तरह जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, हम क्या क्या इंटरवेंशन करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन चेन को इस स्टेज पे। तो इस स्टेज में हम जो है वो देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये घरों में, अब वो पेंसिल है, पेन है, कोई भी बर्तन है, वो कोई भी चीज होती है उसको मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, वो अपने हाथों को मुंह में डालते हैं, अपने सराउंडिंग की चीजें होती हैं उनको मुंह में डालते हैं। तो एज अ नर्स आपने कम्युनिटी के अंदर और हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ये चीज इंश्योर करनी है कि पेशेंट या कोई भी हेल्दी पर्सन बार बार फ्रीक्वेंटली कोई ऑब्जेक्ट अपने मुंह में ना डाले। जब मुंह में डालेगा तो जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट के साथ वो कंटेमिनेटेड हुआ तो फिर वो इन्फेक्शन उसके मुंह में जाएगा और उसके मुंह के थ्रू वो बॉडी के अंदर होकर हो सकता है कि वो उसको इन्फेक्शन काज कर दे। तो इस चीज का आपने इंश्योर करना है। हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस आपने करनी है, स्किन केयर की प्रैक्टिस आपने करनी है, और इसके अलावा कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहा है। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो हम बॉडी को कट लगाकर करते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, वो ओटी के अंदर गया और उसको ओपन सर्जरी की गई है, तो इसको हम कहते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर का सिंपल मतलब है, जिस तरह लेट्स सपोज ये पेशेंट का हैंड है, ठीक है, हमने क्या किया कि हमने एक आईवी यहाँ से इंसर्ट की। ठीक है। आईवी इंसर्ट की तो ये क्या हमने किया, ये हमने इन्वेजिव प्रोसीजर किया, क्योंकि स्किन को कट करके हम अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जो कि स्किन को कट करता है उसको हम इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं। और एक प्रोसीजर होता है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि हमने बाहर से प्रोसीजर कर लिया लेकिन हमने स्किन को ब्रेक नहीं किया। जिस तरह हम बीपी का यहाँ पे हाथ पे बांधते हैं, लेकिन हम बाहर से ही बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, हम स्किन को ब्रेक नहीं करते। तो हमने अगर लेट्स सपोज कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हुआ है पेशेंट का, तो जाहिर सी बात है वहां पे स्किन के अंदर कट होगा, तो आपने उसको प्रॉपर क्लीन करना है उस एरिया को, ताकि वहां से माइक्रोबियल एंट्री पॉसिबल ना हो सके। इसके अलावा आपने जो स्किन ब्रेक है या वाउंड है उनको आपने कवर कर लेना है। और ये जो आपके पीपीज हैं, गॉगल्स हैं, फेस शील्ड है, या मास्क है, गाउन है, क्रोन है, ठीक है, ये जितनी भी है, ग्लव्स हैं, ये सारी चीजें आपने इंश्योर करनी है ताकि आपकी जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो प्रिवेंट रह सके इन्फेक्शन से। देन लास्ट में अगर किसी पर्सन को पोर्टल ऑफ एंट्री भी हो गई है, तो अब आपने उसको कैसे प्रिवेंट करना है, अब आप उसको
गुड न्यूट्रिशंस दें, ठीक है, गुड न्यूट्रिशंस देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो नेचुरली उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगा। गुड हाइजीन करें, ठीक है, हाइजीन का ख्याल करें ताकि उसको फ्रीक्वेंट दोबारा कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जो कि उसकी इम्यूनिटी को मजीद कंप्रोमाइज करे। इसके अलावा आप उसको एडिक्वेट स्लीप दें, डिक्रीज स्ट्रेस करें उसका, ताकि जो उसकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो और उसकी बॉडी की जो रिपेयरमेंट है वो इंक्रीज हो। इसके बाद जो असेसिंग फॉर डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, आप इसके अलावा इंटरवेंशन क्या करेंगे, पेशेंट के रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की डिग्री को असेस करेंगे। देन उसके बाद प्रोमोटिंग नेचुरल बॉडी डिफेंस, जो बॉडी का नेचुरल बॉडी डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको आप प्रोमोट करेंगे। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन करेंगे पेशेंट की, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को आइसोलेशन की जरूरत है, उसको ठीक है, लेट्स सपोज कोई पेशेंट है वो टीबी का पेशेंट है, तो उसको आपने एक फिल्टर्ड मास्क देना है ताकि वो अपने जो है वो अपनी जो टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर ना फेंक सके, और दूसरा उसके साथ जो मिलने आ रहा है उसको आप भी एक फिल्टर्ड मास्क दें ताकि वो उस पेशेंट से इंफेक्शन ना ले। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज करें, हैंड हाइजीन का ख्याल करें। देन ये सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, फ्लूइड्स है, फूड है, एयर है, मेडिकेशंस हैं, तो इन चीजों से इंफेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, ये सोर्सेज बन सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि एक पेशेंट है, उसको आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपने उसके साथ यूज की है, अब वही इंस्ट्रूमेंट आप दूसरे पेशेंट के साथ यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इन्फेक्शन की चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, पेशेंट के फूड है, एयर है, मेडिकेशन है, इनके थ्रू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो इसको आपने प्रिवेंट करना है। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो पेशेंट फ्लोरा आता है, जिनको हम नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, देखिए हमने पहले भी एक बात डिस्कस की थी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सारे ही जो है वो नुकसानदेह नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते। इनमें से जो 97% बैक्टीरिया है वो तो इवन बेनिफिशियल होते हैं। अगर वो बेनिफिशियल ना भी हों तो वो ह्यूमन बॉडी को डेंजर नहीं देते, वो हार्मफुल नहीं होती ह्यूमन बॉडी के लिए। ओनली वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 3% ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो नॉन हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो 97% बैक्टीरिया होते हैं, उन उनमें से कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। अब वो नॉर्मल फ्लोरा कोटेजियस भी हो सकते हैं, जीआईटी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि ये मतलब आपकी स्किन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपके जीआईटी सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आपकी जीन, और बल्कि हो नहीं सकते, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये जो आपके नॉर्मल फ्लोरा होता है। और इवन ये इसी माइक्रोबायोलॉजी के एंड में आपका एक नॉर्मल फ्लोरा का एक लंबा चैप्टर है, उसके अंदर आप इसको वन बाई वन कंप्लीटली पढ़ेंगे कि जीआईटी के अंदर कौन से नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, स्किन के ऊपर कौन से नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, यूरिनरी ट्रैक में, जेनिटल ट्रैक में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। सो इन नॉर्मल फ्लोरा को हम अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स भी कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स का क्या मतलब होता है, वो माइक्रोब्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह रहे हैं, जैसे ये नॉर्मल फ्लोरा रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इंफेक्शन काज कर देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन बॉडी या उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, या जो माइक्रोब्स है इनकी जो तादाद है वो बढ़ गई है, नॉर्मल से एक्सीड कर गए हैं, तो इन सिचुएशन में ह्यूमन बॉडी पे ये अटैक कर लेते हैं और इन्फेक्शन काज कर देते हैं। खैर ये नॉर्मल फ्लोरा आगे आप पढ़ेंगे। सो ये भी हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेडिकल पर्सनल जो एक पर्सन को केयर प्रोवाइड करता है, जिस तरह होम के अंदर कोई केयर गिवर है, नर्स है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है, तो उसको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो भी एक बन सकता है। इन्वेजिव डिवाइसेस, अगर किसी पेशेंट को आपने जिस तरह यूरिनरी कैथेटर आप इंसर्ट करते हैं, वेस्कुलर कैथेटर, जिस तरह यहाँ पे सीवीपी इंसर्ट की गई है इस पेशेंट को, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब सीवीपी इंसर्ट की गई है इसको यहाँ पे जुगुलर वेन में, तो यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया अब इसका ब्रेक है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, जाहिर सी बात है, तो इस एरिया से इन्फेक्शन इंक्रीज इस बॉडी के अंदर जा सकता है। या आपने जब मेडिकेशन यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर आपने उसको प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा और आपके हाथ से मेडिसिन के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज हैं जो मेडिकल डिवाइसेज हैं, इन्वेजिव डिवाइसेज हैं,
उनके थ्रू बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह ईटीटी है, एंडोट्रेक्शियल ट्यूब है, जो कि आप वेंटिलेटर के साथ अटैच करते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ये रिस्पायरेटरी, ये माउथ से इंसर्ट की जाती है रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर लंग्स तक, ताकि उसको वेंटिलेटर अटैच किया जाए। तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कोई कर रहे हैं, उसके थ्रू भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं इन्फेक्शन के। ड्रेनेज ट्यूब लगा रहे हैं आप पेशेंट की, जिस तरह चेस्ट ट्यूब है, एसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए आप एब्डोमेन ट्यूब लगा लेते हैं, वीपी शंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी डिवाइसेस हैं जो कि फ्लूइड को ड्रेन करती हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से भी इन्फेक्शन का चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। देन रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन टू अगर अगर कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट एडमिशन के टाइम पे इमरजेंसी में आता है, ठीक है, इमरजेंसी में उसका एडमिशन होता है या उसका आईसीयू के अंदर एडमिशन होता है, तो वहां पर उसको हो सकता है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक इमरजेंसी पेशेंट है, उसको जो है वो रिकवर कर रहे हैं। अब इस पेशेंट को किस किस्म के इन्फेक्शन है, ये इन हेल्थ केयर पेशेंट्स को नहीं पता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्या पता इस पेशेंट को जो है वो टीबी हो, और अब नर्सेस को तो नहीं पता कि इसको क्या है बीमारी, अब वो स्नीज कर रहा है, सांस ले रहा है, तो इसको ब्रेथ दी जा रही है, तो वो यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्क फैक्टर बन गया ना। इस तरह ये जो आईसीयू के अंदर क्रिटिकल पेशेंट को केयर दी जाती है, तो इसके अंदर भी इतना सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल से स्टे लॉन्गर देन 7 डेज अगर कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह ये आप पेशेंट देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म पेशेंट एडमिशन है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर। और अकॉर्डिंग टू WHO, अगर कोई पेशेंट 7 डेज से ज्यादा एक हॉस्पिटल के अंदर स्टे करता है, तो उसके सराउंडिंग जितने भी पेशेंट्स होते हैं या उसके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, वहां से इस पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि ये पेशेंट तो गया किसी और बीमारी के साथ था, लेकिन हॉस्पिटल स्टे करने के वजह से डिफरेंट पेशेंट के एक्सपोजर के साथ, नर्स के एक्सपोजर के साथ, क्योंकि नर्स एक पेशेंट से मिला, दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, तो इस वजह से जो 7 डेज तक तकरीबन इसको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर वो पेशेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन ले सकता है। देन अगर कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज कर रहा है, जैसे ये मेडिसिन आप देख रहे हैं, ये इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है, कोई भी आप ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर रही है, स्प्रेस कर रही है, तो जाहिर सी बात है, जब आपका इम्यून सिस्टम स्प्रेस होगा, तो आपका जो डिजीज है वो प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। ये अभी बारिश लग गई है, तो शायद आपको ये आवाज में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसको इग्नोर करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यूट्रोपिया। न्यूट्रोपिया क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैं एक मिनट दरवाजा बंद कर दूं। अच्छा, तो जो फोर्थ वन न्यूट्रोपिया हमारे पास होता है, न्यूट्रोपिया क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स चूंकि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू इन्फेक्शन होते हैं, और जब ये कम हो जाते हैं, तो ऑलरेडी पेशेंट का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है, जाहिर सी बात है, न्यूट्रोपिया हो गया है। न्यूट्रोफिल्स जो आपके ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं, जिस तरह ये ब्लू सेल्स आप देख रहे हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है, ठीक है। जब और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू इन्फेक्शन होते हैं, जब इनका रिस्पॉन्ड ही नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन तो इंक्रीज हो ही जाएगा। सो दिस इज द रिस्क फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन। एंड इसके अलावा और भी आपको ये बताए गए हैं, ठीक है। जिस तरह ये सेंट्रल वीनस कैथेटर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पेशेंट को सीवीपी पास की गई है, और ये एंडोवेलेंग यूरिनरी कैथेटर, ये नर्स के पास जो है वो कैथेटर आप देख सकते हैं। कैथेटर दो किस्म के होते हैं, ये जो आप पेशेंट के इस नर्स के पास देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोलिस कैथेटर, ठीक है। और ये फोलिस कैथेटर की जो लिमिट होती है वो 3 डेज होती है, 2 to 3 डेज। अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट है, तो फिर आप उसको सिलिकॉन कैथेटर पास करते हैं, जो कि अप टू 15 डेज जो है वो पेशेंट के अंदर रह सकता है, और वो अगर इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिस तरह ये फोलिस कैथेटर है, तो ये अगर आप 3 दिन से ज्यादा आप रखेंगे पेशेंट के अंदर, तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह ईटीटी है, एंडोट्रेक्शियल ट्यूब, ठीक है, ये जिस तरह आप इस पेशेंट के अंदर देख रहे हैं, एंडोट्रेक्शियल ट्यूब इस पेशेंट को पास हुई है, तो ये भी जो ईटीटी होती है, इसकी